इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुसलमान का हाल ये हो गया, घर में रहे तो दंगाई मार दे और बाहर निकले तो पुलिस मार दे। हम करें क्या? आप बता दीजिए क्या करें। पहचान नहीं बनाई आपने, अपनी पहचान जोड़ी जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी, इनके साथ जोड़ी है साहब, हमने नहीं जोड़ी है। अंदर थे मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर भगवान दास मुख्यमंत्री बनकर के सरकार आप चला रहे थे। मुस्लिम लीग आपकी सहयोगी थी। आप इतिहास ए के फजल हक की सरकार थी, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। डेट कोर्ट की है, वाहियात बातें मत करिए, मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे सरकार के अंदर झूठ के खिलाफ थे, बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी। ए भाई 26 अप्रैल 1946 को बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी। गजब का झूठ लोगों ने। अरे बात नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। वर्शिप एक्ट पर दोस्तों ये डिबेट हो रही है एजेंडा आज तक 2024 के मंच पर। दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे बीजेपी के प्रवक्ता और नेता है सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर आए हैं। तो दोस्तों वर्शिप एक्ट पर तो डिबेट चल ही रही थी, लेकिन कांग्रेस के जो सांसद है इमरान मसूद, इनको न जाने क्या खाज हुई कि ये इतिहास पर चले गए। आप तो जानते हो दोस्तों, जो सुधांशु त्रिवेदी जी है बीजेपी के नेता प्रवक्ता, उनकी इतिहास में कितनी मजबूत पकड़ है और उनका पार पाना किसी भी प्रवक्ता किसी भी नेता की बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इमरान मसूद उनसे उलझ जाते हैं और ये कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो भारत का विभाजन हुआ वो कांग्रेस ने नहीं कराया। तो दोस्तों आप सुधांशु त्रिवेदी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कोर्ट डेट सारे तथ्य सामने रखकर बात करते हैं और उन्होंने वही किया। लास्ट में होता क्या है दोस्तों, ये इमरान मसूद है संसद में जाने का बहाना लेकर भाग खड़े होते हैं। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद आएगा और ये किस तरह से भाग कर जाते हैं वो भी आपको देखकर आनंद अवश्य आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। दांशु जी 24 में आ जाए, 2024 में 24 में तो बात कर रहे हैं। 24 में बात यह है कि संभल की जिसको आप मस्जिद कहते हैं वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब बताइए, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। इनकी सरकारों ने उसको रिलीजियस कैरेक्टर में तब्दील कर दिया। 1947 में संभल का कैरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर नहीं होता है। प्योरली लीगल बात है, मगर क्या करें, हर चीज को लेकर लीगल तो किनारे रखना है और वो एक दूसरा एंगल है उसको आगे रखना। 1800 इनकी बात सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उनसे भी पूछूं, आपसे भी पूछूंगी प्लीज। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वहां पर एएसआई कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे के लिए जाए और वहां पर पत्थरबाजी हो जाए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? पहले का सवाल रखिए, जो आपने कहा कि वो आप उनकी बात का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ मेरा प्रश्न ये है आपसे, वहां पर रेलिंग्स लगा दी गई हैं, स्टील की रेलिंग्स। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में रेलिंग कैसे ऐड की जा सकती है? क्योंकि वहां पर तो मतलब ये गैर कानूनी है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में गैर कानूनी। एएसआई की स्थापना हुई 1872 में। 1904 से एएसआई ने प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट किया और वो मस्जिद है उससे 300 साल पुरानी। वो मस्जिद बनाई गई थी नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगा कि हम उसमें कितने वक्त की नमाज पढ़ें और कहां वजू करें और कहां पानी पिए और कहां क्या करें, ये काम एएसआई तय करेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये तो सबसे पहला जवाब तो मेरा आपके जो आपने कहा उसके लिए। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई को उसका प्रोटेक्टर बनाया गया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई को प्रोटेक्टर बनाया गया, वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई ने मालिकाना हक बताना शुरू कर दिया कि हम मालिक है। आपने कहा एएसआई के लिए कि साहब एएसआई का मूवमेंट था और वहां रेलिंग लगा ली। हो सकता है जब रेलिंग लग रही थी तब एएसआई कहां से हो रही थी। दूसरी बात, संभल मस्जिद के अंदर विवाद हुआ, उन पहले ही दिन सर्वे एप्लीकेशन जाती है, उसी दिन सर्वे का आदेश होता है, उसी दिन सर्वे टीम पहुंच जाती है। कुछ नहीं होता है वहां पर, सर्वे होकर चला जाता है। जब देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा टीम जाती है। टीम के साथ इतने लोग कहां से आ गए जो मस्जिद में नारेबाजी शुरू हो गई। आपके वकील जो वहां पे गए थे उन्होंने, मैंने लाइव टीवी पर बोलते हुए देखा कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ के साथ वो आ रहे हैं, वो आते हुए वीडियो है। तो भैया जाते हुए और आते हुए का बात नहीं, वो भीड़ कहां से आ गई। आप हाल क्या हो गया हमारा देश में। मैं इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुसलमान का हाल ये हो गया, घर में रहे तो दंगाई मार दे और बाहर निकले तो पुलिस मार दे। हम करें क्या? अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। आप बता दीजिए क्या करें। हमारी स्थिति क्या करना चाहते हैं आप 25 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर अलग थलग कैसे कर सकते हो? दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी
मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है। और बहैसियत मुसलमान यहां खड़े होकर कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में हूं और सबसे ज्यादा सुखी हिंदुस्तान में हूं। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं। लेकिन आपसे विनती कर रहा हूं, मोहब्बत की बात कर लीजिए, नफरत छोड़ दीजिए, अतीत की बातें छोड़िए, वर्तमान में आइए। देखिए, बोलते बोलते कैसे आधा सच जुबान पे आता है और कैसे दिल की आरजू जुबान पे आती है। पहले इन्होंने कहा वो तो सिर्फ एएसआई ने प्रोटेक्ट किया था, यानी आधा सच तो मान लिया। फिर आगे क्या बोला, कौन होता है एएसआई तय करने वाला? अगर हमारी मस्जिद थी, ये दिल की आरजू जुबान पे आ ही गई। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कान खोल के सुनिए। ये सेकुलरिज्म के सूरमा आपको ये समझाना चाहते हैं, जो एक तरफ कहा जाता है कौन होता और कहते 300 साल पहले वहां मस्जिद थी। तो भाई आप अपनी चॉइस से टाइम सर्किल में पीछे नहीं जाएंगे, फिर तो 3000 साल पहले क्या था ये भी देखा जाएगा। क्यों डरते हो मेरे भाई सर्वे से? और आपने बिल्कुल सही कहा, हम मुसलमानों के लिए कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। आप तो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। यही यूपी जब तक ये 1976 में ये देश सेकुलर नहीं बना था, तो मुसलमानों की पहचान कौन थे? शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियावादी, मजरूर सुल्तानपुरी, बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े फनकार यूपी में, कैफी आजमी, अकबर इलाहाबादी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। बोलिए आज कौन पहचान हो गया? हमने पहचान नहीं बनाई, आपने अपनी पहचान जोड़ी। जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी, इनके साथ जोड़ी है साहब, हमने नहीं जोड़ी है। आपके एक से एक आलिम फाजिल लोग हुए हैं हिंदुस्तान में, मगर अफसोस है कि सेकुलर सियासत ने एक पेंट कर दिया कि मुसलमान के साथ सिर्फ अपराधी और आतंकवादी को जोड़ेंगे, कलाकार और फनकार को नहीं जोड़ेंगे। मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है, अयोध्या के फैसले के बाद कह दिया गया कि धार्मिक कैरेक्टर आप नहीं बदल सकते, तो सर्वे में ये जानकर ही कि वहां पहले मंदिर था, आप क्या कर लीजिएगा? बहुत अच्छी बात है। तो फिर सारी चीजों पे 15 अगस्त 47 आ जाए, ये क्या है? मतलब एक पे तो 400 साल पहले जा सकते हैं, दूसरा कैरेक्टर जानने से बदलिए ना पार्लियामेंट। मैं बता रहा हूं, कैरेक्टर जानने से डर क्या लगता है? देखिए, उससे होता क्या है कि आप भले ही ना कर पाए, दिख जाता है कि हकीकत क्या थी, दिख जाता है कि न्याय और न्याय क्या था। ऑन द लाइटर नोट, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी सर्वे जमीन के अंदर का हो या आपके शरीर का डीएनए का हो, घबराहट इस बात पे होती है कि जब डिटेल में जाएंगे तो अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, जो आपकी असलियत और वजूद पे सवालिया निशान खड़ा कर देगा, और जिसकी वजह से तमाम मौलवी लोग जो आपको भड़काते हैं वो भड़का नहीं पाएंगे, और असली सर असली भाईचारा आ जाएगा। तब समझ में आएगा डीएनए सबका एक है, डीएनए रघुबर का है, डीएनए यदुबर का है, डीएनए बाबर का नहीं है। ये समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम अच्छा बात नहीं। मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी। मुस्लिम लीग ने पहले बंटवारे का रास्ता मुस्लिम लीग ने इख्तियार किया। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अंदर थे। मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर भगवान दास मुख्यमंत्री बनकर के सरकार आप चला रहे थे। मुस्लिम लीग आपकी सहयोगी थी। आप इतिहास, ए के फजलुल हक की सरकार थी, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। ये इतिहास के अंदर है कि आप दोनों मिलकर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग देश के बंटवारे की बात कर रहे थे। फ्रंटियर के अंदर मुस्लिम लीग आपके भरोसे सरकार चला रही थी। आप सिंध के अंदर आप सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के भरोसे। बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आप एक बात, ये ऐतिहासिक तथ्य है। आप झूठ बोलना इतना बेहतरीन जानते हैं कि वो सच धुंधला नजर आने लगता है आपके झूठ के सामने। अरे रुको जरा, सब्र करो। ये झूठ मत बोलना चाहिए। मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए। मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पे अब मैं बताता हूं इनका। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। उसको लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही बात चले गए। हम इसीलिए मैं बंटवारे के खिलाफ थे। बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, और मैं दूसरी बात कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी। गजब टूबीबाज आदमी। बंटवारे के खिलाफ थे। ए भाई, 26 अप्रैल 1946 को बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी। गजब का झूठ लोगों ने। अरे भैया ऐसा मत बोलो। अरे ऐसा मत बोलो। मुस्लिम लीग और आप मिलकर के दोनों खेल खेल रहे थे।
सर 4 जून अरे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के खेल आप खेल रहे थे, हम पे सवाल कर रहे हो भैया। अरे भाई मुस्लिम लीग किसके साथ थी? जिन्ना किस पार्टी का था पहले? जिन्ना किसके साथ थी? कांग्रेस का था ना। कांग्रेस के था। मुस्लिम लीग जब जिन्ना ने हाँ शुरू करी है, अब सुनिए एक और 1940 के अंदर पहला अधिवेशन के अंदर जिन्ना ने जो प्रस्ताव पास किया उससे पहले शांत फैक्ट सर 2 सितंबर 46 को जब मैं इस बहस के अंदर चूंकि मुझे पार्लियामेंट जाना, मैंने उन्होंने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि हमारी सरकार में आके ज्वाइन करिए। नहीं, आप नेहरू ने इंटरिम सरकार में मुस्लिम लीग को इनवाइट किया। झूठ को इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पार्लियामेंट जाना। चलिए इसी के साथ दो तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी के तर्क शब्द और जितने इनका विश्लेषण और जो इन्होंने बात कही वो सब आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। ये कांग्रेसियों को तो अलग ही चुल मस्ती है, इतिहास में जाकर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी से बात करते हैं। इन्हें गूगल त्रिवेदी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इनके सामने अगर इतिहास की बात रखोगे तो ये आपको कुचल कर रख देंगे, आपको मसल कर रख देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों फर्स्ट डिबेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।